आपको नंदीग्राम की हम तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि एक बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है। 1 अप्रैल को 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन नंदीग्राम इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में है। प्रचार के अंतिम दिन वहां पर भीषण संग्राम दिखा। जब गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे तो ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर वहां पर लगातार यात्रा कर रही हैं। नंदीग्राम की जंग का आखिरी घमासान। वोट से पहले प्रचार की आखिरी चोट। व्हीलचेयर पर ममता, शाह के साथ उमड़ी जनता। दीदी या दादा, किसका होगा नंदीग्राम? नंदीग्राम का सियासी बुखार आज थर्मामीटर तोड़ने को है। एक तरफ व्हीलचेयर पर सड़कें नापती ममता है तो वहीं दूसरी तरफ शाह के कारवां से उठी धूल नंदीग्राम के आसमान में छाई हुई है। नंदीग्राम में प्रचार की जंग का आज आखिरी दिन है और चुनावी शोर थमने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। इन्हीं आखिरी घंटों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए नंदीग्राम के हेलीपैड पर आज गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर मंडराया। ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी खुद हेलीपैड पर शाह के स्वागत के लिए मौजूद थे। शुभेंदु उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो शाह ने गले लगाकर ये भरोसा जताया कि नंदीग्राम में उन्हीं का परचम लहराएगा। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। शाह का काफिला जब नंदीग्राम की सड़कों और गलियों से गुजरा तो यूं लगा कि एक पूरी बस्ती उनके साथ चल रही है। सड़क के दोनों तरफ जमा समर्थकों की भीड़ जय श्री राम की जयकार के साथ शाह के काफिले पर फूल बरसाती दिखाई दी तो जनता का साथ और कार्यकर्ताओं की तपस्या देखकर शाह भी गदगद हो गए और अपने चुनावी रण से उन्होंने भी जवाब में फूलों की बरसात की, इस उम्मीद में कि ये चुनावी फूल तृणमूल को जड़मूल से उखाड़ने का आगाज है। अमित शाह आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर फूल बरसाते हुए शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ अकेले शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े हैं जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के, और किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा है इस बार अमित शाह ने। ज्यादातर आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय होते हैं उनके साथ में, दिलीप घोष होते हैं उनके साथ में, पर इस बार आप देख सकते हैं कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही उनके साथ में चल रहे हैं। 3 रोड शो और एक जनसभा के कार्यक्रम के साथ बंगाल पहुंचे अमित शाह के चेहरे पर ना तो थकान है ना शिकन। बढ़ती गर्मी और तपती धूप भी उनके बुलंद हौसलों के आड़े नहीं आ रही। नंदीग्राम में ममता को पटखनी देने का बीजेपी का जज्बा और हौसला दोनों बुलंद है। शाह ने पहले दौर के चुनाव में 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा किया था तो आज पूरे बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों का अपना लक्ष्य फिर दोहरा दिया। पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कोई आकलन है? देखिए, पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। ममता को चुनौती दे रही बीजेपी के बुलंद हौसलों की तस्वीर आज सुबह उस वक्त दिखाई दी जब नंदीग्राम में ममता का काफिला बीजेपी के रोड शो वाली जगह से गुजरा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों से ममता और उनकी टीम को सलामी दी। नंदीग्राम से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में रोड शो के बाद गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त डेबरा में मौजूद हैं जहां वो रोड शो कर रहे हैं। तो आज 12 से 3 बजे तक के इस कार्यक्रम में उनके 3 रोड शो प्लान थे। तस्वीरें आपको इस वक्त हम डेबरा से सीधी दिखा रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में ये डेबरा विधानसभा सीट आती है। यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए इस वक्त आप गृहमंत्री अमित शाह को देख रहे हैं और आज क्योंकि प्रचार का अंतिम चरण है, अंतिम दिन है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए सेकेंड फेज में 30 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से नंदीग्राम इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है जहां पर मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ भी लगभग बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसमूह वैसा ही दिखाई देता हुआ जो तस्वीर नंदीग्राम में दिखाई दी थी। पश्चिमी मेदिनीपुर में डेबरा विधानसभा सीट में इस बार 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। टीएमसी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने पूर्व पुलिस अधिकारी भारती घोष को टिकट दिया है। तो भारती घोष के समर्थन में यहां चुनाव प्रचार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बंगाल में एक बार फिर अपने 200 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य को दोहराया। नंदीग्राम में रोड शो के दौरान अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत की। देखिए पौलमी साहा ने जब उनसे सवाल पूछे, क्या जवाब अमित शाह ने दिए। हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं, रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर, ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो आप फिर भी कॉन्फिडेंट है सर? फिर भी आप कॉन्फिडेंट है इस सैलाब को देखकर? देखिए ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? सर, आपने पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कोई आकलन है? देखिए पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए ये थे देश के गृह मंत्री आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम से आज तक के लिए। तो हमारी संवाददाता पौलमी गृहमंत्री अमित शाह से ये खास बातचीत कर रही थी उनके चुनावी कैंपेन के दौरान। अमित शाह यहां पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ही जीतेंगे, लेकिन आपको अब दूसरे पक्ष का भी चुनाव प्रचार दिखाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर एक बार फिर लोगों के बीच पहुंची, प्रचार के लिए निकली। तपती धूप के बीच व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी ने रोड शो किया और बीजेपी पर अपने तरकश से कई तीर छोड़े। बीजेपी नेता लाख इल्जाम लगाए, लेकिन ममता बनर्जी व्हील चेयर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। नंदीग्राम में मिले जख्म को वो विजय का हथियार बनाने की ठान चुकी हैं और आज इसी इरादे के साथ ममता फिर से नंदीग्राम की सड़कों पर इसी व्हील चेयर पर सवार होकर आखिरी बार निकली। ममता बनर्जी 2 दिनों से यहाँ कैंप करके बैठी हुई हैं, आज तीसरा दिन है। तो दोनों ही पक्ष के लिए इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और यही वजह है कि दोनों ही पक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जो पैदल चल रही हैं, मेहनत कम नहीं कर रही हैं, बहुत कड़ी धूप है, खुली धूप में वो लगातार व्हील चेयर पर बैठी हुई, और ये इसी वजह से कि नंदीग्राम की लड़ाई प्रेस्टीज की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जहां पर हारने का सवाल दोनों पक्षों के लिए बेहद कठिन है। अगर हारते हैं तो जो करियर है राजनीति में उस पर काफी आंच, काफी चोट आ सकती है, और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है जो वोटर्स हैं उनको लिभाने की कोशिश में।
जिंदाबाद के नारों के बीच ममता बनर्जी ने करीब 3 किलोमीटर का सफर इसी व्हीलचेयर पर तय किया। धूप से बचने के लिए उन्होंने सिर पर टोपी पहन रखी थी, चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था। पूरे रास्ते हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और रोड शो के आखिर में एक जनसभा में बीजेपी पर वो सारे हथियार छोड़ दिए जो वो अब तक के प्रचार में इस्तेमाल करती रही। সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, ধরে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে। ममता पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि गुरुवार यानी मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। आज भी उन्होंने लोगों को यही याद दिलाया कि नंदीग्राम से उनका पुराना जुड़ाव है और वो यही रहेंगे। আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছুক্ষণ। नंदीग्राम से मिली चोट को ममता बीजेपी की कारगुजारी बताते हुए पूरा बंगाल घूम चुकी हैं और अब वापस यहीं आकर जम गई। पैर की चोट के बावजूद उनका इतना भरोसा ये बताता है कि बीजेपी से जंग में उन्हें जनता की सहानुभूति की भरपूर जरूरत है और सहानुभूति का इससे कारगर कोई और जरिया ही नहीं है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। उनसे खास बात की आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने। हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी हैं। एक बड़ा रोड शो हुआ, गृह मंत्री खुद आए यहाँ पर आपके लिए प्रचार करने के लिए। शुभेंदु दा, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200%। यस। और जो आपने कमल खिलेगा इधर। आपने जो कहा था कि एक 50,000 के मार्जिन से आप हराएंगे, आज उस पे अभी भी कायम है? बीजेपी वार्कर के नाते उस बात बोला, तो मेरा कैंडिडेट का ऐलान पार्टी नहीं किया। कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होते हुए मार्जिन बोलना ठीक नहीं है। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है। नंदीग्राम का लोग आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है, स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है, उसके दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया, तो इलाज चाहिए दिमाग। आप कह रहे हैं कि कोई जो जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है शुभेंदु दा, जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है वो गलत है शुभेंदु दा? जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं, क्रिमिनल्स ला रहे हैं, पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से। झूठा बात बोलना उसकी आदत है, ये नया बात नहीं है, सब जानते हैं। ओके, तो ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी जो कह रही है वो झूठी बातें हैं, इसका कोई असर नहीं होगा नंदीग्राम में जब यहाँ की जनता यहाँ से वोट करेगी 1 अप्रैल को। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम, आज तक। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को टीएमसी पर हमले का एक और हथियार मिल गया है। मुद्दा बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत का है और इस बहाने बीजेपी बंगाल की बेटी की सुरक्षा का सवाल उठाकर ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के झंडे में डेड बॉडी, बीजेपी के झंडे में लिपटा शव, रोते बिलखते परिवार वाले। और शोभा मजुमदार अमर रहे के नारे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि शोभा मजुमदार की मौत के बाद टीएमसी सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गई है और आरोप लग रहा है बंगाल की मां की हत्या का। बेटा बीजेपी कर रहा है, इसलिए
उनका माता जी को लास्ट फरवरी महीना में उसको इतना पीटा था, तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। वेंटिलेशन में था, उनका बहुत चोट भी लगा था, अंदर में हेड इंजरी था। सब पूरा देश देखा कैसा 84 इयर्स का जो वृद्धा माताजी था उसका ऊपर अत्याचार हुआ था। बंगाल का बेटी जो कैंपेनिंग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री खुद बंगाल का बेटी बोल रहा है, क्या वो बंगाल का बेटी नहीं है, बंगाल का मां नहीं है? दरअसल 85 साल की शोभा मजुमदार नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां थी, जिसकी पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था। और अब इस बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शोभा मजुमदार की मौत को बंगाल चुनाव से जोड़ते हुए ट्वीट किया, बंगाल की बेटी की मौत से दुखी हूँ। टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की। मजुमदार परिवार के इस घाव का दर्द ममता दीदी को लंबे समय तक परेशान करेगा। बंगाल हिंसा मुक्त कल के लिए लड़ेगा ताकि हमारी माताओं और बहनों को सुरक्षित भविष्य मिले। इस हमले और आरोपों के बीच टीएमसी कह रही है कि शोभा मजुमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में नीचे गिरने से हुई है। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়ায় রুগী দিল, তারপরে সেই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে ধাক্কাধাক্কি করে ভর্তি, হসপিটাল ভর্তি ছিল। কলকাতায় ছিল ভর্তি? হ্যাঁ, কলকাতা। আচ্ছা, তাহলে পরে ওখানে ট্রিটমেন্ট কে দিচ্ছিল? সব চিকিৎসার খরচ কে দিচ্ছিল? সব আমার তো এইখানে কেউ নেই। হ্যাঁ, এবং আমার কর্মী এরা আমার সঙ্গেই ছিল, ওরাই করেছে, হ্যান্ডেলিং করেছে ব্যাপারটা, আমি ঠিক বলতেও পারবো না। चुनाव के दौरान बंगाल की बेटी का मुद्दा पहले ही छाया हुआ है। शोभा मजुमदार पर हमले के आरोप के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर थी और अब उसका प्रहार और भी तीखा हो गया है। वहीं ममता बीजेपी पर मौत का सियासत करने का आरोप लगा रही है और सवाल कर रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है? তখন কি অমিত শাহ মুখে লুকোপ্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে, না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না? আর বাংলা কিছু দেখলে টুইট করছে, জীবনে টুইট মানেই জানতো না। बीजेपी ने शोभा मजुमदार की फोटो को ममता के खिलाफ पोस्टर वॉर में भी इस्तेमाल किया था, जिस पर बंगाल की सियासत में खूब हंगामा हुआ था। और अब शोभा मजुमदार की मौत के बाद इस पर सियासत और बीजेपी टीएमसी का टकराव बढ़ना तय है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। गोलीबारी में घायल एक और काउंसलर ने दम तोड़ दिया। कल हुए हमले में एक जवान शहीद हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, भागते दौड़ते पोजीशन लेते हुए हमारे जवान, और अफरा तफरी का माहौल। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला होता है तो पूरा इलाका थर्रा उठता है। जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उससे थर्राना, खौफ खाना और अफरा तफरी का माहौल होने के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। क्योंकि एक तो ये आतंकी हमला नगर निगम परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऑफिस पर यह आतंकी हमला हुआ उसके बेहद नजदीक स्कूल है। आतंकी हमले के वक्त स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही हमले की खबर आई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिलाएं अपने बच्चों की खैरियत लेने के लिए दौड़ पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर महिलाएं हंगामा कर रही हैं और जवान उन्हें समझा रहे हैं। कश्मीर में सोपोर इलाके के डाक बंगले में बीडीसी यानी काउंसलरों की बैठक चल रही थी। तभी अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आतंकवादी की इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के एक पीएसओ ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब देने की कोशिश की,
लेकिन आतंकियों की फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। हमले के वक्त बीजेपी की बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान मीटिंग ले रही थी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। वो घायल जरूर हुई हैं। 2 मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है। जी हाँ मिला है। उसको हमारे अफसर से इन्वेस्ट करे, सीसीटीवी मिला हुआ है आगे पीछे। लेकिन इस आतंकी हमले से खौफ स्कूल के बच्चों को लेकर हो गया। लोगों को लगा कि कहीं आतंकियों ने स्कूल के बच्चों को निशाना न बना लिया हो, या फिर आतंकी स्कूल के अंदर जाकर न छिप गए हों। इसलिए इलाके का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है। आतंकी हमले में लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये दूसरा आतंकी हमला है। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इलाके से सोमवार को भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। सोपोर से कमाल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सोपोर में आतंकी हमला आतंकवादियों के डर का नतीजा है। यहां लोकतंत्र की मजबूत जड़ें उन्हें दहशत में डाल रही हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की कोशिश की है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने छिपकर वार किया। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। लगातार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से पाकिस्तानियों का सफाया कर रही है कश्मीर घाटी से, ये आतंकवादियों की बौखलाहट है। आज कश्मीर घाटी से तमाम आतंकवादी कमांडरों का सफाया हो चुका है। ये निश्चय ही इसके बारे में सोचना हो कि मिलिटेंट्स कभी न कहीं अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे जाते हैं, और जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस एक कामयाब वहां पर हुआ है, तो वहां पर दोबारा एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं, जिसके कारण से आज कश्मीर की परिस्थितियां सुधरी है। और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एंटीलिया केस को लेकर ये बड़ी खबर है। सचिन वाजे मामले में दरअसल सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त हुई है। कुल मिलाकर ये 9 गाड़ियां थी, जिनका एक के बाद एक बरामद होने का सिलसिला जारी है। अब सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जो है वो जब्त हुई है। महाराष्ट्र में ये मामला, सचिन वाजे की मित्सुबिशी आउटलैंडर कार जब्त की है। ये इन्वेस्टिगेशन पहले महाराष्ट्र पुलिस के पास से होते हुए एटीएस और फिर एटीएस के बाद एनआईए के पास गया, और एनआईए ने अब सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त की है। इस कार को लेकर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन में ये एक अहम सबूत है, इसे लेकर और क्या जानकारियां हैं ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि मनसुख केस में भी विनायक शिंदे की कस्टडी बढ़ी है। ये बड़े अपडेट्स जो भी इस मामले को लेकर मिल रहे हैं। विनायक शिंदे, नरेश गौर, दोनों की भूमिका संदिग्ध और पूछताछ और तमाम इनसे जो सवाल जवाब होंगे उससे कई और अहम जानकारियां सामने आने का अंदेशा, लिहाजा इनकी हिरासत भी और बढ़ी है। बढ़ते आगे और रुख करते हैं अब अपने अगले स्पेशल बुलेटिन का। आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में जश्न के दौरान क्या कुछ हुआ। एक तरफ महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ उसी राज्य में होली का एक जश्न मनाने पर अड़ी सैकड़ों की भीड़ तलवारें लेकर सड़क पर उतर आई। रोकने पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ की है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं।
दिखाने का ऐसा जुनून। कोरोना भूले, जान का खतरा भूले। जश्न के लिए नांदेड़ में निकली तलवारें। लॉकडाउन का वास्ता दिया तो पुलिस पर हमला। इसी बेपरवाही से फैलता है कोरोना। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के एक गुरुद्वारे की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हाथों में तलवारें लेकर जुनूनी भीड़ आगे बढ़ने पर आमादा है। पुलिस के गिने चुने जवान उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ के शोर से और हंगामे से साफ जाहिर हो रहा है कि ये भीड़ किसी सूरत में नहीं मानेगी और कुछ ही पलों के भीतर यही होता है। जुनूनी भीड़ पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को नेस्तनाबूद करके आगे बढ़ जाती है। पुलिस वालों की दीवार पल भर के भीतर ही ढह जाती है और इसके बाद शुरू होता है बवाल का डराने वाला मंजर। हाथों में नंगी तलवारें और ये उन्मादी भीड़ पुलिस पर टूट पड़ती है। जो पुलिस वाला सामने दिखता है उसकी पिटाई होती है। पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। खुद जिले के पुलिस अधीक्षक पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। भीड़ के सिर पर मानो खून सवार है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। होला मोहल्ला त्योहार को गुरुद्वारे के अंदर ही मनाना था। गुरुद्वारा समिति ने भी इस बात से हामी भर दी थी, लेकिन दोपहर 4 बजे के करीब जब ये कार्यक्रम गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचा और निशान साहिब जो कि सिख समुदाय का झंडा माना जाता है, तब लोगों ने ये जिद की कि उन्हें ये प्रोसेशन बाहर करना है। पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद कुछ 300 लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को मारते दौड़ाते हुए दिखे। इस भगदड़ के बीच कुछ औरतें भी फंसी नजर आती हैं। काफी देर तक हंगामा होता रहता है। एक दो नहीं, दर्जनों युवकों के हाथों में तलवारें हैं। इस हंगामे का, इस हिंसा का भला कोरोना से क्या ताल्लुक हो सकता है, तो ये भी जान लीजिए। असल में ये भीड़ होली का एक सालाना कार्यक्रम करने पर आमादा है और पुलिस कोरोना लॉकडाउन का हवाला देकर उनको रोक रही है। और इसी के जवाब में ये हिंसा हुई और पुलिस निशाने पर आ गई। 400 मुलं हल्लाबोलच्या तयारीने गेट तोडून बाहेर आलेत आणि पारंपरिक मार्गाने त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे। यामध्ये 4 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत। शासकीय वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। आम्ही आता गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। ये बवाल होली के दिन यानी कल का है। नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है। होली के मौके पर सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाने के लिए जमा हुआ था। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बवाल कर दिया। हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आए। उपद्रवियों को सड़कों पर जो भी गाड़ियां मिली चकनाचूर कर दिया। किसी के शीशे फोड़े तो किसी की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। गाड़ियों के भीतर पड़ी ये ईंटें गवाह है कि भीड़ किस कदर मनमानी पर उतरी थी। एक कार में तो बांस की लंबी बल्लियां ठूस दी गई। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बुरी तरह से फैल रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है, लेकिन लोग कुछ मानने और समझने के बजाय खुद अपनी ही जान से खेल रहे हैं। ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जाए? इन्हें दूसरों की जान की फिक्र होगी। नांदेड़ से कुंवर चंद के साथ आज तक ब्यूरो। नांदेड़ की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब हजारों की भीड़ तलवारें लेकर
चंद पुलिसकर्मियों की तरफ बढ़ती चली गई। पुलिसकर्मी जान हथेली पर लेकर वहां डटकर खड़े रहे, लेकिन भीड़ को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने एसपी पर धावा बोल दिया। कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना को काबू करने की जिम्मेदारी तक संभाल रही पुलिस पर जिस तरीके से हमला किया वो हैरान करने वाला है। एक पुलिसकर्मी की जुबानी सुनिए कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी और जान लेने पर आमादा हो गई थी। उसने गुरुद्वारा गेट नंबर 1 पे हालावल अंदर था और हम लोग ड्यूटी के ऊपर थे बाहर गेट नंबर 1 पे, और अचानक वो बाहर आया और मेरे को पीछे से कोई तो आदमी थी समय पीछे से वार किया और मेरे को थोड़ा चक्कर आके नीचे पड़ गया। भीड़ ने पुलिस के बड़े अफसरों पर भी धावा बोल दिया। गड़बड़ी की आशंका के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, लेकिन भीड़ तो मानो सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा थी। जिले के एसपी पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जिनको एक पुलिसकर्मी ने बचाया। कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे। कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे, बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की, तो वो 1 नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस की कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। मामला शांत होने के बाद पुलिस हरकत में आई, गुनहगारों की धरपकड़ की कोशिश की गई। इस केस में पुलिस पर हमला करने वाले 400 लोगों की पहचान की गई है। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस कोरोना के खतरे के मद्देनजर होली कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे रही थी। नांदेड़ में कोरोना का खतरा कितना बड़ा था, अब ये भी जान लीजिए। नांदेड़ में इस वक्त 15,171 एक्टिव कोरोना केस हैं। यहाँ 40,916 केस हो चुके हैं। सिर्फ नांदेड़ में 747 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। लेकिन लगता है कि भीड़ को ना तो खतरे से मतलब था और ना ही इन आंकड़ों से। नांदेड़ से कुंवर चंद्र, आज तक। और लौटते एक बार फिर पश्चिम बंगाल की तरफ, आपको बता दें वहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता सिंह ने उनसे खास बातचीत की। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज। अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहाँ पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर
और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक।